नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार शायद ही इतनी बुरी तरह घिरी हो जैसे कि आजकल घिरी हुई है। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव था। मोदी सरकार को किस तरीके से लताड़ पड़ी कि लोकतंत्र का गला एक तरीके से घोट दिया गया। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला बड़ा आया, जिसमें कि अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आपने देखा था कि एसबीआई ने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल किया, जिसमें वो मोहलत मांग रहे थे। सीजीआई ने मना कर दिया। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हकीकत सामने आई है, कल एसबीआई ने जो डेटा शेयर किया है, उसमें भी एसबीआई ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को नहीं शेयर किया, जिसको लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी उनको कहा है कि ये तो तरीका नहीं था काम करने का। लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे जो डेटा सामने आया है। टॉप डोनर्स में फ्यूचर गेमिंग, होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग, पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी है हब पावर कंपनी, उन्होंने पुलवामा के अटैक के थोड़े दिन बाद डोनेट किया। क्विक सप्लाई चेन जो कि रिलायंस की एक सब्सिडियरी है, सीरम इंस्टीट्यूट 52 करोड़ उन्होंने एक दिन में दिया है। उसके बाद औरबिंदो और शिरडी साई डोमिनेट उन्होंने उन्होंने किया था। हेट्रो ग्रुप, तमाम ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनका नाम आ रहा है, और ये वो कंपनीज हैं जिनके पीछे या तो ईडी पड़ी थी या आईटी की इन पे रेड्स हुई थी। तो सब डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा हो। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देख ले तो जो तमाम हैशटैग्स इस समय चल रहे हैं, चंदा चोर मोदी, तमाम तरीके की, मतलब मोदी जी को इस तरीके से घेरा गया है कि शायद ही नरेंद्र मोदी इस तरीके से कभी घिरे हो। तो आज मोदी का जवाब देना मुश्किल पड़ गया है। और यही इशू नहीं है, आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को देखिए। पहले अनूप पांडे ने जो रिटायर किए, उसके बाद नियुक्ति नहीं हुई। उसके बाद अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। किस तरीके से इस्तीफा दिया, क्या कारण है, भी पता नहीं है। लेकिन कल चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई है, उसमें केवल और केवल मोदी का इम्प्रिंट दिखता है, क्योंकि उसमें जो विपक्षी नेता थे वो तो नाम के लिए थे। उन्होंने एक डिसेंट नोट दे दिया और कहा कि भाई मैं क्या करूं। तो अर्जुन राम मेघवाल और मोदी ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि अब देश में चुनाव आयुक्त कौन होगा। तो आखिर ये देश कैसे आगे चलेगा? आज हम बीजेपी के ही नेता, जो कि मोदी सरकार की नीतियों के बड़े आलोचक हैं समय समय पर, और अक्सर मोदी को आईना भी दिखाते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और सर, जो पहला सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है, मोदी सरकार इस बुरी तरह से घिर गई है कि उसका कारण क्या है? क्या मोदी ने आंख बंद कर ली थी ये सारी चीजों पर? नहीं, बस आपकी बात सही है। आखिर में जिन लोगों से बड़े बड़े यानी जो पैसा ली है, वो उन लोगों के ऊपर केस भी था। उस केस को बाद में खत्म भी हुआ। तो इसमें ऐसे लगता है कि सौदा हुआ है, ये कोई दान नहीं हुआ है। जो इलेक्शन में हम लोग जाकर मांगते हैं, लोग देते हैं। और वो ये तो एक मैं समझता हूँ कि डंडे एक हाथ में और थाली दूसरे हाथ में, और उन्होंने इस धमका करके ये सारा पैसा लिया है। कोई मामूली पैसा नहीं है। 11,000 करोड़, आई मीन 11,000 करोड़ कोई छोटी बात है? 11,562 करोड़ सर। हाँ, 562 दी, मैंने छोड़ दिया था। बट हाँ, तो ये सवाल ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, 3-4 बातों में फिसल जाएंगे तो फिर कभी भी, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी आपके पास कार्यकर्ता हो, कितना भी आपके पास सरकार की ढांचा आपके पास हो, तो ये सारी यानी विपरीत या उसके अतिरिक्त लोग आपके खिलाफ वोट देंगे। ये इमरजेंसी में मैंने देखा। बसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, टाइम पर चल रहे हैं, ट्रेन टाइम पर चल रही है, अनुशासन बहुत हो गया है, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। और ये सारी जो ड्रामा की थी, आखिर में किसने हराया इंदिरा गांधी को? जो गांव के लोग हैं। इंदिरा गांधी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 85% गरीब लोग हैं, और नहीं, लेकिन उन डॉक्टर स्वामी, लोगों ने इंदिरा हाँ, गांधी को हराया।
डॉक्टर स्वामी, तो इंदिरा मैं गांधी की यही बात, कह रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की बात मैं आज बाद में थोड़ा सा करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज्वलंत मुद्दा है कि आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी से बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको क्या नहीं नहीं, लगता है देखिए, बिना देखिए पहले बिना तो मोदी, समझ लीजिए भूमिका नरेंद्र मोदी का। बाद मैं यही कह रहा था, उसको घमंड इतनी हो गई थी कि उसने आडवाणी को मार्गदर्शन में भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया, कई लोगों को उन्होंने पार्टी से यानी निष्कासित कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई है, उससे लग रहा था कि ये एक नए तानाशाही की तरीके हैं। और इलेक्शन में भी इतना पैसा लगाएंगे कि कोई खड़ा सामने उसका सामने खड़ा हो नहीं सकता। किसी को हिम्मत नहीं होती थी ये बोलने के लिए कि ये हुआ। ये सारी चीजें तो अपने आप निकली है। ये कोई हमारी पॉलिटिशियन जो हैं या विपक्ष जो है उनकी मेहनत से नहीं हुई। तो आज ये है कि 4-5 एरियाज में जो हमने मोदी ने मार खाई है। एक तो है चाइना, इसको तो मैंने अब सिद्ध कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन में ये जवाब ही नहीं दे रहे थे। ये नहीं कि वो झूठा जवाब दे रहे थे, ये तो जवाब ही नहीं रहे थे, जो वो खुद एक अपराध है एक्ट में। तो मैं फाइनली जब गया तो हैरान हुए जो वहाँ जज के रूप में बैठे थे, CIC चेयरमैन, उन्होंने इतना हुआ, उन्होंने क्या बात है, एक बात के भी आप जवाब नहीं दे सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने 7 जवाब मांगी है 7 प्रश्नों पर। इसको आप अब जवाब दीजिए एक एक। ये कहेंगे कि हम नहीं देंगे, वो कहिए हम नहीं देंगे, परंतु डॉक्टर स्वामी, इसकी जवाब देनी होगी, इसलिए उपेक्षा नहीं कर सकते। तो नहीं मैं लेकिन एक डॉक्टर ये स्वामी, है। मुझे ये बताइए दूसरा, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर स्वामी, लेकिन मुझे ये आपसे ये पूछना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा जो घोटाला है, वो क्या बिना मोदी जी की मर्जी के हो सकता था? क्या अपनी मर्जी से ईडी और आईडी? शॉर्ट आंसर, नहीं। मोदी जी के, आप मोदी जी की बोलते रहते हैं, हम उनको इतने सालों से जानते हैं, तो मैं इसको मोदी कहूंगा। जी जी। मोदी जो है या नरेंद्र भाई है, वो उसके बिना मैं समझता हूं कि जमादार झाड़ू भी नहीं चला सकता है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। लेकिन आपका तो क्या कहना है सर, इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला जो सामने आया है, एक घोटाला ही है ये? घोटाला आप समझते हैं? मतलब आप इसको क्या घोटाला ही तो बोलेंगे ना? क्या है ये मैं आपके तो हिसाब से? कहूंगा इसको अपराध, क्योंकि ये क्या आपने किया कि दे दो, यानी रहस्यपूर्ण तरीके से आप इसको दे दो, और हम उसको दूसरे तरफ से आपकी जो ऊपर जो केसेस पड़े हुए हैं उसको हम वापस ले लेंगे। ये भी दोनों सिद्ध हुआ ना इसमें। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ ये भयंकर है। ये कई चीजों की तुलना में आप सोच सकते हैं। आप राजीव गांधी के काल में क्या प्रॉब्लम थी, उसने बोफोर्स में जाकर घुस ले लिया, और वो डिफेंस का। तो लोगों ने वहां के टेलीविजन और रेडियो में ये आ गया, तो यहाँ हंगामा हो गया, और राजीव गांधी उसके बाद उठ नहीं सके और चुनाव में बुरी तरह हारे। तो आपको लगता दो है कि डॉक्टर स्वामी, जैसे राजीव गांधी के ऊपर लांछन लगे थे बोफोर्स स्कैम के लिए, तो क्या आज नरेंद्र मोदी के लिए ये बोफोर्स मोमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम? बोफोर्स से ज्यादा है। चाइना का भी एक बहुत बड़ा ये होगा। और उसने जिस प्रकार से सौदा किया है टेलीफोन टैपिंग में, पेगासिस, उसका इजराइल से निकल जाएगा एक दिन, सच बात। और इसीलिए भाग कर गए मिस्टर दोवाल अभी और इजराइल को, और वहां जाकर उनको डर है कि वो भी आ जाएं, ये भी आ जाएं। सो कुल मिलाकर तो फिर हमारे इलेक्शन में तो हमारी सत्यानाश हुई। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सारा विवरण मैंने नहीं दिया, परंतु तो मैंने कहा कि मोदी को हटाओ, नहीं तो सरकार पार्टी जीत जाए। पार्टी जीत सकती है यदि उसको हटाओगे, हारेगी उसको यदि नेता बना के रखोगे।
लेकिन आपको क्या लगता है जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है का जो पूरा ये घोटाला सामने आया है, क्या ये एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह नहीं लगता सर? नहीं, इसमें केस होना होगा, जैसे दस्तावेज मिलेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अलग से कोई केस जाकर कोई कोर्ट में जाने के अर्थ ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद सबसे बड़ा उच्च स्थान पर है हमारे न्यायालय में, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने जब जब उनके अपने निर्णय देते हैं, उसकी दस्तावेज लेकर के हम किसी हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वापस भी जा सकते हैं, और इसमें केस चलेगी। जैसे 2G पर मैंने किया था, वैसे ये भी उसी प्रकार से होगा। तो क्या केस बनेगा नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्योंकि अगर मोदी से ही सारी जवाबदेही मांगी जाएगी कि आखिर मोदी की नाक के नीचे इतना बड़ा करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का जो ये घोटाला है, ये कैसे हुआ, तो सर इसमें क्या अपराध बनता है मोदी के खिलाफ? किस चीज का केस चलेगा? नहीं, इससे ज्यादा है कि नाक के नीचे के सवाल नहीं है। ये है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतनी बड़ी निर्णय कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट में या कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, एक छोटा सा कमिटी होती है जो मैं भी उसका मेंबर था जब चंद्रशेखर थे, और नरसिम्हा राव कभी कभी मुझे मिनिस्टर रैंक दे करके बुलाते थे। तो ये जो कमिटी है वो सर्व होता है, वो कहें कि हाँ, और वो फिर दस्तावेज मंगवाते हैं सीबीआई से या सारे जो एजेंसीज हैं, और उसके बाद वो कमेटी कहेगी कि हाँ होना चाहिए। अब इसमें इस कैबिनेट कमेटी में तो मोदी खुद बैठा है, तो इसमें इसीलिए वो कोई भी फैसला आएगा तो कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, क्योंकि अपराधी आप हैं, ऐसा कोई याचिका पेश करें तो फिर मोदी कैबिनेट में बैठ नहीं सकता, तो इसीलिए राजनाथ को बैठाना पड़ेगा एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो वहीं से शुरू हो जाएगा जब मोदी का भट्टा लगाने वाली बात आई। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आपके हिसाब से क्या केस बनेगा? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स तो जब बैठेगी तब बैठेगी, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी प्राइमा फेसी जो आप देखते हैं, आप तो लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम इस तरीके से सामने आया है, जहां पर अलग अलग कंपनीज, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ड्रग्स से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, सब ने पैसे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और सब ने बीजेपी को दिया है। कोई ना कोई करेक्शन बीजेपी का निकल रहा है। ये कितना बड़ा अपराध है सर? आज आम आदमी को भी अगर समझाएं तो आज कैसे समझाया जाए? आपके लैंग्वेज में आप इसे कैसे समझाएंगे लोगों को? नहीं, पहले तो जहां तक सजा की बात होती है, मैं तो कहता हूं 2 जगह है। एक तो ये जो कोई PIL डाल सकता है, जो जैसे रिपोर्ट, अभी तो किसी को रिपोर्ट उस प्रकार से नहीं मिली है, पूरी मिल जाने के बाद एक दस्तावेज बनाकर फिर उसको PIL कर सकते हैं। दूसरा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ही के सामने हम जाकर के एक याचिका पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रास्ता ही तो बहुत है। अब तो अभी आया है मामला, अभी तो पूरा भी नहीं आया है। तो सारी बातें आने के बाद सब, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की नजर में सारी चीजें हो रही है, तो सारी बनने के बाद फिर बहुत आसान हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। तो उस समय हम एक PIL डाल सकते हैं कि इस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज या 2-3 जज आवश्यक हो तो उनके इसमें एक कमिटी बैठ करके कहनी चाहिए कि क्या अपराध हुआ है। उसके बाद हम जाकर 30,000 में या जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो कोर्ट है उसमें जाकर एक करप्शन के केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वामी, एक और जो बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो है पाकिस्तान की एक बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है हब पावर कंपनी। उन्होंने एक हफ्ते बाद, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने डोनेट किया है।
अब उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या पुलवामा को लेकर इन्वेस्टिगेशन इसीलिए नहीं हुआ। अब इस बात को लेकर हम तथाकथित शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे पास कोई इस चीज का प्रूफ नहीं है, लेकिन बार बार इस चीज को लेकर लोग दुहाई दे रहे हैं कि भाई ये कौन सा राष्ट्रवाद था, इधर आपके जवान मरे थे, हमारे भारत के जवान मर गए थे उसमें, और इधर डोनेशन ली जा रही थी पाकिस्तान की कंपनी से, हब पावर कंपनी से। सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रवाद की बात है तो हमें तो एक ही बात काफी है, वो चाइना में आपने उनको जानबूझकर हमारे देश के अंदर आकर 4,065 हजार जो जमीन ने हड़प लिया है और कहा कि कोई आया ही नहीं, यानी वो कहते कि भाई चाइना ने हमें धोखा दे दिया, अब हमारे पास तैयारी नहीं है, हमें 2 साल चाहिए तैयारी करने के लिए, तो फिर पब्लिक मान लेती। इन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, और जो कर रहे हैं ये अनावश्यक हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मैंने पीटीआई यानी आरटीआई में जो मैंने केस है उसमें कहते हैं साइलेंस, जवाब ही नहीं देना, चुप रहना। और मैं ये कहता हूं कि 2020 से जो चाइना ने इस देश में लद्दाख में आकर, मैं हरियाणा अरुणाचल की नहीं बात कर रहा हूँ, लद्दाख पर आकर उन्होंने हमारी जो कोई जिसमें कोई लेना देने की सवाल नहीं था, वो उसमें वहां आकर हमारी जमीन में हमारे जो लोग वहां गांव यानी किसान के काम कर रहे थे, अपने बकरे ले जाते थे, ये जो उन लोगों को भगाकर चाइना ने इस अपने जमीन की हमारी जमीन को लेकर वहां उन्होंने कंटोनमेंट बनाई है। नहीं, लेकिन तो मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, इससे अपना बड़ा देशद्रोही काम कोई कर नहीं सकता प्रधानमंत्री। डॉक्टर स्वामी, मैं आपको वापस उसी सब्जेक्ट पर लेकर आ रही हूँ, पाकिस्तान बेस्ड हब पावर कंपनी व्हिच डोनेटेड वीक्स आफ्टर द पुलवामा अटैक, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन तो सबसे होना चाहिए। यूएई में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ, और भी जगह हैं जो जिसमें ये मामला आ सकता है। वो एक छोटा सा द्वीप था जहां हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भाग के गए, यानी एक अरब देश की हवाई जहाज को लेकर किसी को पकड़ने के लिए। और ये क्यों था, ये तो अनेक बहुत है। मैं तो कहता हूं कि विदेश में जो बैंक्स हैं उसमें क्या क्या किसने जमा किया है, कोई बीसीसीआई के जरिए जो क्रिकेट में वहां से निकाल के भेजा है, ये सारी चीजें तो बहुत आसानी से आ सकती है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी पूरा इस समय फोकस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ही लेकर है, और जिस तरीके के अनाप शनाप पैसे और सारे कंपनीज के नाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये बीजेपी का एक ऐसा तथाकथित रूप से एक ऐसा पाप है जो अब बीजेपी के लिए ढोना मुश्किल है, और क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है? नंबर 1, ये वाटरगेट जैसा, अमेरिका में वाटरगेट तो बहुत छोटा था, परंतु अमेरिका की जो लोकतंत्र है उसमें ये बहुत बड़ा था कि इन्होंने छिपे जाके चोरी की, अपने प्रत्यक्ष पार्टी के जो कार्यालय थे वहां उसको तोड़कर, दरवाजा को तोड़कर उन्होंने जाकर अंदर से चोरी की। ये इस पर निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देकर गए। अभी इस्तीफा देने की कोई सवाल नहीं है, इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में आसानी से बीजेपी ये कह सकती है कि हम लड़ेंगे चुनाव, परंतु नया प्रधानमंत्री कोई और होगा। वो चुनाव के बाद जो हमारी संसदीय दल चुनता है उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कहकर लड़ेंगे तो हम निश्चित जीत जाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व के इश्यू में आज सारा देश एक प्रकार से एक हो गया है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में जहां पर केवल और केवल मोदी जी का चेहरा सामने है कि देखिए मोदी जी की नाक के नीचे ये हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा आप 2024 के चुनाव में बनाना चाहिए इतने बड़े घोटाले के बाद? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, उस समय मुझे ये सारा पता था, मैंने ये विवरण नहीं दिया, उससे तो बहुत हंगामा हो जाता। अब अपने आप ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो शुरू से क्या कम से कम 1 साल से मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन में अब 2 टर्म्स हो गए उनको, अब उनके जगह में किसी और को मौका देना चाहिए।
और उसको खड़ा करना चाहिए, या कहना चाहिए कि चुनाव के बाद संसदीय दल इसकी चुनाव करेगी, कुछ ऐसा करना चाहिए था। परंतु उस समय मैं ये सब कहता था, तो वो स्वामी ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा है आजकल, नहीं, लेकिन डॉक्टर सोनिया गांधी स्वामी के लिए मुझे याद प्रोपेगेंडा है, कर रहा है। हाँ? डॉक्टर स्वामी लास्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा कि आपको एक बहुत बड़ा राज पता है, लेकिन अगर आप उस राज को खोलेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। क्या ये वही राज है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का राज? क्या जो आज खुल गया है ये वही चीज है? मोदी आज इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारी सरकार को इलेक्शन में जीतना असंभव है। लेकिन इस्तीफे की मांग आज कौन करेगा सर? बीजेपी के अंदर से कुछ लोग करेंगे या विपक्ष करेगा? कैसे होगा? देखिए, मोदी के जब इस्तीफे की मांग कौन करेगा? बीजेपी के अंदर कोई ढांचा है ही नहीं, सब एडहॉक जिसको कहते हैं, मनमानी। प्रधानमंत्री बैठकर वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बगल में बैठकर वो प्रधानमंत्री उनको देंगे, और जो अमित शाह उसको हाँ हाँ कहेंगे, फिर इसको गुमास्ता जैसे इसको लिखना पड़ता है। इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ सब एडहॉक है, कौन किसको करना है, किसी सिनेमा एक्टर को पकड़ के ला जाते हैं और उनको बिठा देते हैं। और जो पार्टी के जिन लोगों ने जनसंघ काल से काम किया है, जिन्होंने इमरजेंसी में काम किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए काम किया, उन सबको किनारा करके बैठे हैं, यानी चाराना का मेंबर बना के बैठे हैं। जैसे पुराने दिनों में कहते थे कांग्रेस का चाराना मेंबर, आज तो मेरे ख्याल में 100 रुपया होगा मेंबर बनने के लिए। लेकिन उस सिर्फ एक कार्यकर्ता भी नहीं, एक जो एक खरीदा है एक कूपन उसका, और पार्टी का मेंबर बना है, उस तरीके से उसका उस स्तर पर सबको पहुंचा दिया है। और जब किसी को हटाना हटाओ, जब किसी को भेजना भाव, किसी को छुट्टी देना करो, कभी एक मिनिस्टर को कोना करें और उसके बाद वो गीत गाएं आपके, तो उसको वापस लाएं। इस प्रकार से तो चलते रहा है। तो आप लोग ने पत्रकार भी सहन करते रहे। पत्रकार को कहा गया है ये उनके जो कैबिनेट का कमेटी है उसमें एक है जो पत्रकारों के दफ्तर में जाकर कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं छाप सकते हो, तुमने जो आज छापा अगले बार करोगे तो हम सारे जो एडवर्टीजमेंट है बंद कर देंगे। ये तो मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आप मुझे ये बताइए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने, ये जो स्कैम आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा सामने बीजेपी का, क्या इस नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है? अब बीजेपी भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी लोगों के बीच में। खड्डे में डाल दिया, आप कहते हैं मुश्किल। मैं तो कहता हूँ हमें खड्डे में डाल दिया। अब तो इसी बात चलेगी पूरा इलेक्शन में, बोफोर्स जैसा चली, यानी मिस्टर क्लीन कहा गया था राजीव गांधी को, वो एक ब्रॉडकास्ट से सारी खत्म हो गई। आज विपक्ष जितने बलवान हम थे विपक्ष में, उतना तो आज के विपक्ष नहीं है। आज वैसे भी पार्लियामेंट भी बंद हो गया, अभी तक ये सब फुसफुस चल रहा था, किसी ने उठाया नहीं। तो आज मैं कह रहा हूं कि इसमें मत पुरानी बातों में मत जाइए। मैं ये कहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास, उनके पास है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। फैसला आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दिशा देगी, आदेश देगी, उसके आधार पर सारे आगे का काम होगा। मुझे तो लगता है कि मोदी को अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाकर हम प्रचार करेंगे तो हमारे लिए, बीजेपी के लिए चांस बहुत कम होगा।